बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब स्टमक में क्या होता है कि जो खुराक इसोफेगस के ज़रिए स्टमक के अंदर एंटर हो जाता है उसमें फिर उसकी केमिकल डाइजेशन और मैकेनिकल डाइजेशन दोनों होती है। अब स्टमक किस तरीके से होता है कि स्टमक बेसिकली ये लोकेट कर लेता है इसोफेगस और हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके दरमियान। मसलन यहाँ से ये इसोफेगस आया है, ये पूरा का पूरा इसोफेगस यहाँ से आया है, इसके बाद ये फिर इंटेस्टाइन जो हमारा स्टमक है वो शुरू हो जाता है और इस स्टमक के बाद फिर यहाँ पे जो होता है ना इसके पीछे से इस तरीके से यहाँ पे ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो शुरू हो जाता है। तो मतलब यही है कि ये इसोफेगस ऊपर से आ गया और यहाँ से फिर ये वाला जो एरिया है इसके बाद फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है। तो बेसिकली स्टमक हमारा इसोफेगस और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके दरमियान लोकेट कर देता है और ये हम यूं कह सकते हैं कि ये हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका सबसे वाइड पार्ट है, सबसे ओपन पार्ट है। क्योंकि अगर हम देख लें तो यहाँ से अगर हमने स्टार्ट किया है तो ये सारे के सारे नैरो ट्यूब्स है जो कि इसोफेगस है और फिर उसके बाद सिर्फ ये स्टमक आता है जो कि थोड़ा सा वाइड पार्ट है, लेकिन उसके बाद फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन वो भी छोटे छोटे होते हैं, मतलब नैरो होते हैं और उसके साथ ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो भी नैरो होता है। लेकिन हमारे एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे वाइड पार्ट है वो स्टमक इधर आता है और ये स्टमक क्या होता है, ये मस्कुलर होता है, मतलब मसल से बना होता है, स्मूथ मसल से ये बना होता है। इसके साथ साथ ये इलास्टिक होती है, इसमें लचक बहुत ज्यादा होती है, थोड़ी सी मतलब उसमें मूवमेंट हो सकती है और उसके साथ साथ यहाँ पे ये पेयर शेप होते हैं। पेयर शेप का मतलब नाशपाती की तरह होते हैं और ये थोड़े से क्रॉस वाइज अरेंज होती है। क्रॉस वाइज अरेंजमेंट का मतलब ये है कि इसी तरीके से थोड़े से वो साइड में तिरछी सी स्टाइल में वो पड़ी रहती है, इसी हमारे जो एब्डोमेन है उसके अंदर मौजूद होती है। इसके बाद ये तो मैंने बता दिया कि ये जो इंटेस्टाइन है ये सबसे वाइड पार्ट है। वाइड पार्ट का मतलब ये है कि इसकी जो विड्थ है ना वो तकरीबन 6 इंच होती है। तो तकरीबन यहाँ से यहाँ तक ये होती है 6 इंच की और इसकी जो लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ तक ये होती है तकरीबन 12 इंच की। तो तकरीबन 12 इंच ये लंबा होता है और 6 इंच ये वाइड होता है। और इसी स्टमक के अंदर दोनों किस्म के डाइजेशन होती है, उसके अंदर मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है और उसके अंदर केमिकल डाइजेशन भी होता है। अब मैकेनिकल डाइजेशन किस तरीके से होता है कि मैकेनिकल डाइजेशन इस तरीके से होता है कि ये स्टमक थोड़ी सी मूवमेंट करती है और उसी इलास्टिसिटी और मूवमेंट की वजह से उसके अंदर जो खुराक वगैरह मौजूद होता है वो मिक्सअप होता है और उसके अंदर मैकेनिकल डाइजेशन हो जाता है। और साथ में केमिकल डाइजेशन ये होता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा एंजाइम मौजूद होते हैं और वो एंजाइम्स मुख्तलिफ किस्म के खुराक को वो डिवाइड कर देते हैं, उनको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। अब इसके बाद ये तो हो गया कि मतलब किस तरीके से ये स्टमक का स्ट्रक्चर आता है, कहाँ पे ये लोकेट कर लेता है। लेकिन इसके बाद यहाँ पे स्टमक के जो इंटरनल वॉल्स होते हैं ना, स्टमक के इंटरनल वॉल्स पे वहाँ पे एक किस्म के ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिसको फिर हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। स्टमक के इंटरनल वॉल्स पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होते हैं और उन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का फंक्शन यही होता है कि वो गैस्ट्रिक जूसेस को बना देता है। वो गैस्ट्रिक जूसेस को पैदा कर सकते हैं, उसको बना कर सकते हैं और उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर फिर 3 किस्म की चीजें होती है। उसके अंदर फिर HCl होता है, उसके अलावा म्यूकस होता है और उसके साथ एंजाइम्स भी वहां पे मौजूद होते हैं उसी गैस्ट्रिक जूस के अंदर। और ये गैस्ट्रिक जूस इसी स्टमक के अंदर बनते हैं और इसी स्टमक के अंदर उसका फंक्शन होता है, वो बाहर नहीं निकल सकते। अब इसके बाद जो गैस्ट्रिक जूस है उसके अंदर 3 किस्म की चीजें मैंने बता दी है। अब इसमें HCl का फंक्शन ये होता है कि HCl यहाँ पे मैंने बता दिया कि HCl एक ऐसा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम कहते हैं ये तेजाब होते हैं बेसिकली, और यहाँ पे जो एंजाइम्स ये बनाते हैं मतलब इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। वो एंजाइम्स जो बनते हैं उसी गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो एंजाइम मौजूद होते हैं वो नॉन एक्टिव होते हैं, वो एक्टिव नहीं होते, वो अपना फंक्शन नहीं करते, उसको हम पेप्सिनोजन कहते हैं। लेकिन उसी HCl की मदद से वो जो पेप्सिनोजन एंजाइम है वो फिर कन्वर्ट हो जाते हैं पेप्सिन में और ये HCl उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये तो एक फंक्शन ये है कि ये एंजाइम्स को बेसिकली एक्टिवेट कर लेते हैं। एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का मतलब ये है कि उसको उसके इनएक्टिव फॉर्म से उसको कन्वर्ट कर लेते हैं एक्टिव फॉर्म में। और इसका दूसरा फंक्शन ये आता है कि ये जरासीम को भी मार देते हैं। जो पहले हमने पढ़ा सार्स जो ओरल कैविटी में थे उसमें भी वो जरासीम को मार देते हैं, लेकिन साथ साथ यहाँ पे ये भी जरासीम को मार देते हैं। अगर खुराक के अंदर कोई जरासीम मौजूद हो तो उसको ये मार देते हैं। इसके साथ साथ जो म्यूकस होता है उसका फंक्शन ये होता है ना
कि वो बेसिकली हमारे जो स्टमक होता है उसके इंटरनल वॉल्स को प्रोटेक्शन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारा स्टमक है, तो उसका जो इंटरनल वॉल्स है उसकी ये प्रोटेक्शन कर लेते हैं। किन चीजों से प्रोटेक्शन करते हैं? बेसिकली HCl से उसकी प्रोटेक्शन कर लेते हैं, और बहुत सारे जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज इन स्टमक के अंदर होती है उससे उसकी प्रोटेक्शन कर लेती है। क्योंकि हमारे जो स्टमक है वो मसल से बना है, वो टिश्यू से बना होता है, और तेजाब उसको खराब कर सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा कर सकते हैं, जो कि इसी चैप्टर के आखिर में हम पढ़ेंगे कि कौन से मसाइल है, लेकिन वहां पे खराब कर सकते हैं। तो उस खराबी को रोकने के लिए अल्लाह ताला ने क्या किया है कि वहां पे एक म्यूकस का एक लेयर बनाया है, और उसी म्यूकस की लेयर की वजह से वो जो हमारा मतलब स्टमक का जो इंटरनल वॉल से ये वाले एरियाज होते हैं उसकी हिफाजत की जाती है बेसिकली, ताकि HCl उसको खराब न कर सके और वहां से उसे महफूज रहे। तो ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर ये तीन चीजें होती है, HCl, म्यूकस और एंजाइम। HCl का फंक्शन यही है कि वो इस जो एंजाइम उसके अंदर प्रोड्यूस हो चुका है उसको इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जो म्यूकस है उसका फंक्शन ये है कि वो इंटरनल वॉल्स की प्रोटेक्शन कर लेते हैं, और उसके अलावा HCl का फंक्शन ये है कि वो जरासीम को भी मार देते हैं। और जो एंजाइम पेप्सिनोजन से पेप्सिन में कन्वर्ट किए जाते हैं HCl की मदद से, फिर वही पेप्सिन क्या करते हैं, फिर वही पेप्सिन प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर लेते हैं अमीनो एसिड्स में। मतलब प्रोटीन्स जो हमने खाए हैं उन प्रोटीन्स की जो डाइजेशन होती है वो बेसिकली इसी पेप्सिन एंजाइम की मदद से होती है इसी स्टमक के अंदर। मतलब ये है कि प्रोटीन्स को कन्वर्ट किया जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, और जिसको उन टुकड़ों को हम कहते हैं अमीनो एसिड्स। अब यहाँ पे इस तरीके से होता है ना बेसिकली कि जो एसोफेगस है, एसोफेगस और हमारा जो स्टमक है उसके दरमियान यहाँ पे एक मसल मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। अब ये कार्डियक स्फिंक्टर का फंक्शन क्या होता है कि ये कार्डियक स्फिंक्टर बेसिकली इसका फंक्शन यही है कि एक मर्तबा यहाँ से अगर खुराक आते हैं हमारे इस स्टमक के, तो फिर वहां से दोबारा वापस न जा पाए ऊपर। कभी कभी वो हो जाता है, जिस तरीके से हमने पेरिस्टालिसिस का जिक्र कर दिया उसके अंदर हो जाता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये पेट अलाउ नहीं करता कि वो खुराक ऊपर वापस चला जाए। क्योंकि अगर इस तरह होता तो फिर अगर हम खुराक खाते तो उसके बाद अगर हम लेटते या कोई और काम कर लेते तो चांसेस थे कि वो खुराक हमारे स्टमक से वापस ऊपर की तरफ आते, लेकिन इस तरह नहीं हो सकता। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे एक किस्म का मसल मौजूद होता है जिसको हम कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं, जो बेसिकली यहाँ पे मौजूद होता है इसी एसोफेगस के एंड में और इसी स्टमक के स्टार्ट पे मौजूद होता है, जो कि बेसिकली खुराक को ऊपर जाने से रोक देते हैं। कभी कभी हम कहते हैं कि हमारा दिल सोजिश करता है। अब वो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे हार्ट बर्निंग जिसको हम कहते हैं वो इस तरह होता है कि जो HCl यहाँ पे मौजूद होते हैं वो मामूली से अमाउंट में इसी एसोफेगस में थोड़े से ऊपर आ जाते हैं, ज्यादातर नहीं लेकिन मामूली से क्वांटिटी में ऊपर आते हैं, तो हम फिर उस दौरान हमको बर्निंग सेंसेशन होती है। अब ये जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म हो गया, इसके अंदर केमिकल डाइजेशन भी हो गया, मैकेनिकल डाइजेशन भी हो गया इसी स्टमक के अंदर। उसके बाद फिर वो जो खुराक होता है हमारा वो कायम की शेप इख्तियार कर लेता है, मतलब इसको फिर हम कायम कहते हैं, और वो कायम बेसिकली फिर हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर एंटर होना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है, यहाँ से ये पूरा का पूरा फिर इस तरीके से हम कहते हैं कि ये वाला एरिया यहाँ से हो गया, ये पूरा का पूरा एरिया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फिर वो हमारे बॉडी से निकल जाता है। एलिमेंट्री कैनाल का जो पांचवा पार्ट आता है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन नाम तो इसका है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन ये सबसे लंबा होता है इस एलिमेंट्री कैनाल में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन इसको इसी वजह से स्मॉल कहते हैं क्योंकि इसका जो विड्थ होता है ना वो बहुत ज़्यादा कम होता है, इसी वजह से उसको स्मॉल कहते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जो लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे बनाया गया है, इसका मतलब ये है कि लार्ज इंटेस्टाइन का विड्थ थोड़ा सा ज़्यादा होता है लेकिन वो लंबाई में इससे कम होता है, वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली स्टमक के बाद फिर आता है, मतलब स्टमक के अंदर जो चीज़ें बन चुकी है, स्टमक के अंदर जो सब कुछ हो चुका है वहां पे कायम बन चुका है, वो अब वो कायम इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पे एंटर हो जाता है। तो मतलब सबसे पहले आता है इधर से एसोफेगस, फिर स्टमक, और फिर स्टमक के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो चीजें है वो एंटर हो जाती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली एक लॉन्ग नेरो और कॉइल ट्यूब है। लॉन्ग नेरो कॉइल ट्यूब का मतलब यही होता है ना कि ये छोटा सा होता है, उसका विड्थ कम होता है, और उसके साथ साथ ये नेरो होता है और लंबा होता है, और ये कॉइल होता है। कॉइल का मतलब यही है कि यहाँ पे इसका कोई प्रॉपर शेप नहीं है, लेकिन बस यहाँ पे ये मौजूद है कॉइल फॉर्म में, और वहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। और इसका जो कुल लेंथ होता है वो तकरीबन
5 मीटर और 12 इंचेस का होता है। एक एवरेज ह्यूमन बीइंग जो एडल्ट होता है उसके अंदर अगर इसको हम मतलब निकाल दे वहां से तो ये तकरीबन 5 मीटर और 12 इंचेस का होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। जो सबसे पहला आता है वो है डुओडेनम और दूसरा है जिजुनम और तीसरा है इलियम। अब जो डुओडेनम है ये सबसे पहला पार्ट आता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट है और ये कनेक्ट होता है डायरेक्टली हमारा जो स्टमक है उसके साथ। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये स्टमक हो गया, स्टमक के साथ यहाँ पे ये कनेक्ट है, तो यहाँ से लेके यहाँ पे इस एरिया को हम फिर कहते हैं डुओडेनम। और ये डुओडेनम सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जो चेंजेस आते हैं वो यहाँ पे आते हैं। और ये डुओडेनम तकरीबन 12 इंचेस का होता है, 12 इंचेस का है और ये सी शेप है। सी शेप का मतलब इस तरीके से सी की तरह वो लिखा मतलब वो होता है जिस तरह सी लिखा जाता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे ये दो चीजों को रिसीव कर लेता है। बेसिकली जो डुओडेनम वाला पार्ट है वो दो चीजों को रिसीव करता है। एक ये रिसीव करता है बाइल को, बाइल क्या है वो मैं अभी बता दूंगा, और उसके साथ जो पेंक्रियाटिक जूस है उसको रिसीव कर लेता है। बाइल इसके अंदर आते हैं लिवर से और जो पेंक्रियाटिक जूस है वो इसके अंदर आता है पेंक्रियास से। मतलब यहाँ पे ये हो गया उसका लिवर, इसके साथ साथ यहाँ पे पीछे साइड पे यहाँ पे पेंक्रियास मौजूद होता है। तो उस पेंक्रियास से इसके अंदर एंटर होता है पेंक्रियाटिक जूस और इसी लिवर से इसके अंदर एंटर होता है बाइल। अब ये दोनों क्यों एंटर होते हैं और इन दोनों का फंक्शन क्या है, इन दो केमिकल्स का फंक्शन क्या है। सबसे पहले हम बाइल की बात करेंगे कि बाइल का फंक्शन क्या होता है। लिवर आप सब जानते हो कि वो जिसको हम उर्दू में जिगर कहते हैं, ये रेड कलर का होता है और उस लिवर का फंक्शन यही है कि वो बाइल बना ले। बाइल एक केमिकल होता है, एक लिक्विड होता है। अब वो बाइल बेसिकली जो वहां पे बन चुका है वो बाइल पे गॉलब्लैडर के अंदर स्टोर किया जाता है। गॉलब्लैडर इसी लिवर के साथ यहाँ पे ये अटैच होता है इस तरीके से। तो जो लिवर यहाँ पे जो बाइल वो बनाते हैं वो फिर यहाँ पे आते हैं और गॉलब्लैडर के अंदर वो स्टोर किए जाते हैं और फिर गॉलब्लैडर से वो चले जाते हैं और ये जो डुओडेनम वाला पार्ट है उसके अंदर एंटर हो जाता है। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे लिवर है तो लिवर से इस वाले पार्ट के अंदर वो एंटर हो जाता है बेसिकली वहां पे। और उसके साथ साथ इसमें जो बाइल होता है, बाइल एक ग्रीन कलर उसका होता है, ग्रीन कलर लिक्विड होता है और उसके अंदर पानी शामिल होता है। मतलब उसके अंदर अगर हम बात कर ले तो पानी होते हैं, उसके अंदर साल्ट भी मौजूद होते हैं, उसके अंदर कैल्शियम भी मौजूद है और उसके अलावा हीमोग्लोबिन के जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो भी साथ में मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स का मतलब यही होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका फंक्शन होता है तकरीबन 120 दिन तक वो जिंदा रहते हैं, फिर वो वहां पे मर जाते हैं। अब जो आरबीसीज मरते हैं फिर वो चले जाते हैं हमारे लिवर में और लिवर में उसकी जो डाइजेशन वगैरह होती है उसकी जो मतलब वहां से खत्म हो जाते हैं, उसकी कंप्लीट डाइजेशन वहां पे हो जाती है। और उसके बाद फिर जो उसके जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स है वो फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होते हैं। अगर उसके अंदर कोई वेस्ट प्रोडक्ट मौजूद है तो वो वहां से निकल जाते हैं, अगर इंपॉर्टेंट चीजें मौजूद है तो वो दोबारा फिर बॉडी के अंदर शामिल किए जाते हैं। और उसके साथ ये जो बाइल है इसका फंक्शन यही है कि वो फैट्स की डाइजेशन कर लेते हैं और फैट्स के डाइजेशन को, फैट्स को अगर हम छोटे छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर इसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं जहां पे फैट्स को कन्वर्ट किया जाता है। और इसका फंक्शन यही है दूसरा कि ये एसिडिटी को भी कम कर देते हैं। जो हमारा स्टमक होता है उसके अंदर HCl होते हैं और HCl का मतलब है कि वो वहां पे एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है। तो अब यहाँ पे जो खुराक यहाँ से नीचे आते हैं, इधर हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर ये नीचे आ जाते हैं, तो बेसिकली उसके एसिडिटी को ये कम कर देते हैं। ये कोशिश कर देते हैं कि उसके एसिडिटी को ये कम कर ले, क्योंकि हमारे स्टमक जो होता है उस वहां पे मैंने बताया कि वहां पे म्यूकस का एक लेयर मौजूद होता है जो कि उस स्टमक के इंटरनल वॉल्स की हिफाजत कर लेता है HCl से। लेकिन हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन वहां पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता, तो इसी वजह से फिर चांसेस है कि वो उसको खराब कर दे। तो इसी वजह से ये बाइल क्या कर लेता है कि उसके एसिडिटी को बेसिकली कम कर देता है ताकि वो एसिडिटी कम हो और वहां पे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को कोई नुकसान हो न दे। दोबारा मैं बता देता हूं कि बाइल एक ग्रीन कलर का लिक्विड होता है और लिवर उसको प्रोड्यूस कर लेते हैं। लिवर उसको प्रोड्यूस करने के बाद गॉलब्लैडर के अंदर स्टोर कर लेते हैं और फिर उस बाइल के अंदर साल्ट्स होते हैं, कैल्शियम होते हैं, हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स होते हैं। और बाइल का फंक्शन यही है कि वो
हमारे जो फैट्स मौजूद होते हैं उसकी डाइजेशन कर लेते हैं और फैट्स के उन डाइजेशन को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। और इसका दूसरा फंक्शन ये होता है कि वो एसिडिटी को भी कम कर देते हैं। तो एक तो बाइल शामिल होता है ड्यूडेनम वाले पार्ट के अंदर, और दूसरा जो शामिल होता है वो है उसको हम पेंक्रियाटिक जूस कहते हैं। और ये पेंक्रियाटिक जूस बेसिकली पेंक्रियास से शामिल होते हैं। ये दोनों डायरेक्टली शामिल नहीं होते, सबसे पहले ये दोनों बाइल डक्ट के अंदर, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर मिल जाते हैं, उसके बाद फिर ये ड्यूडेनम वाले पार्ट में शामिल हो जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा पेंक्रियाटिक जूस है वहां पे मौजूद होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और इस सोडियम बाइकार्बोनेट का फंक्शन होता है कि जरासीम को मार दें, टू किल द जर्म्स। ये जरासीम को खत्म कर देते हैं और यहाँ पे एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं। पेंक्रियाटिक जूस के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट मौजूद होता है और साथ में 3 किस्म के एंजाइम्स यहाँ पे पाए जाते हैं। जो सबसे पहला वाला एंजाइम यहाँ पे मौजूद होता है उसको हम कहते हैं ट्रिप्सिन। और ये ट्रिप्सिन क्या है, ये ट्रिप्सिन प्रोटीन की डाइजेशन कर लेता है, मतलब प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में उसको तकसीम किया जाता है। इसके अलावा जो पेंक्रियाटिक एमाइलेज है, पेंक्रियाटिक एमाइलेज स्टार्च की डाइजेशन कर लेते हैं। एक एमाइलेज हमने पढ़ा कि वो हमारे जो सेलेवरी ग्लैंड्स है, जो सलाइवा के अंदर मौजूद होता है, उसको हम सेलेवरी एमाइलेज कहते हैं क्योंकि वो सलाइवा के अंदर मौजूद होता है। लेकिन यहाँ पे जो मौजूद है उसको हम पेंक्रियाटिक एमाइलेज कहते हैं क्योंकि ये पेंक्रियाज उसको बनाते हैं और इसका फंक्शन भी है वही है जो उसका फंक्शन था, मतलब वहां से जो स्टार्च बच चुके हैं तो ये वाले पेंक्रियाटिक एमाइलेज उसको फिर मजीद कन्वर्ट कर लेते हैं छोटे छोटे हिस्सों में। और इसके साथ लाइपेज भी मौजूद होते हैं। लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि बेसिकली लिपिड्स की डाइजेशन कर लेते हैं। तो 3 किस्म के एंजाइम यहाँ पे आते हैं। एक है ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन्स की डाइजेशन कर लेते हैं, दूसरा पेंक्रियाटिक एमाइलेज जो कि स्टार्च की डाइजेशन कर लेते हैं, और तीसरा लाइपेज जो कि लिपिड्स की डाइजेशन कर लेते हैं। और ये ट्रिप्सिन उन प्रोटीन्स की डाइजेशन कर लेते हैं जो कि बेसिकली पेप्सिन से बच के निकले हैं, मतलब पेप्सिन जो कि हमारे स्टमक के अंदर मौजूद होता है वहां से जो बच के निकलते हैं जो प्रोटीन्स, ये ट्रिप्सिन पर उसकी डाइजेशन कर लेते हैं। और उसके बाद मतलब ये सब कुछ इधर हमारे जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है उसके अंदर वो शामिल हो जाते हैं। लेकिन ये बात याद रखें कि ये जो डाइजेशन वाला प्रोसेस या जो एमल्सिफिकेशन वाला प्रोसेस, मतलब यहाँ पे इसके जो फंक्शन हमने पढ़ लिए, ये सिर्फ इस वाले पार्ट के अंदर नहीं होते, ये सिर्फ इस वाले पार्ट के अंदर नहीं होते, बल्कि ये 2 चीजें सिर्फ इस ड्यूडेनम वाले पार्ट के अंदर शामिल हो जाते हैं, लेकिन फिर वो ट्रेवल करते हैं इसी पूरे के पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कि 5 मीटर और 12 इंच लंबा है, उसमें फिर ये ट्रेवल करते रहते हैं और मतलब रास्ते में फिर वो गुजरते हैं और ये जो पूरे के पूरे प्रोसेस यहाँ पे हमने बता दिए कि ये फंक्शन ये करते हैं, तो फिर वो आगे जाके करते हैं, मतलब यहाँ पे भी यहाँ से वो स्टार्ट हो जाते हैं और फिर एट द एंड वहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ तक एंड होता है वहां तक ये फंक्शन सारे वो कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि ये पहला पार्ट है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जिसको हम ड्यूडेनम कहते हैं। लेकिन जो अगला पार्ट आता है उसको हम जिजुनम कहते हैं और ये जिजुनम वाला पार्ट तकरीबन 2.5 मीटर लंबा होता है। और जिजुनम वाले पार्ट के बाद फिर शुरू होता है इलियम जो कि तीसरा पार्ट है और ये 2.6 मीटर लंबा होता है। और वहां पे एट द एंड वहां पे एक इंटेस्टाइनल फ्लूइड बनता है और उसी इंटेस्टाइनल फ्लूइड के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और उन एंजाइम्स का फंक्शन यही होता है ना कि मतलब जो चीजें जो फूड मॉलिक्यूल्स इन एंजाइम से या जो स्टमक के अंदर जो एंजाइम्स मौजूद थे उनसे बच के निकले हैं, जो प्रोटीन्स जो कार्बोहाइड्रेट्स या जो भी लिपिड्स वहां से बच के निकले हैं, तो ये इंटेस्टाइनल फ्लूइड जो कि इसी इलियम वाले पार्ट में प्रोड्यूस होते हैं वहां पे फिर उसकी मजीद उसकी डाइजेशन हो जाती है। तो इसी तरीके से हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे उसकी जो डाइजेशन है वो मुकम्मल तौर पर हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है और इसके बाद फिर वो जो खुराक है हमारा वो जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर मतलब शामिल हो जाता है, उसके अंदर चला जाता है। तो 3 पार्ट्स हमने पढ़ लिए। एक था ड्यूडेनम जो कि 12 इंच का होता है, सी शेप होता है और उसके अंदर 2 चीजें शामिल होती है, बाइल फ्रॉम द लिवर और पेंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पेंक्रियास। और साथ में फिर जो दूसरा पार्ट है वो जिजुनम है और तीसरा पार्ट वो इलियम है। और इसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो मतलब जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद भी रखें ये भी कि डाइजेशन तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है लेकिन यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी होता है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो भी यहाँ पे शुरू हो जाता है। अब इस तरह नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन वगैरह होगा और एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी होता है और वो एब्जॉर्प्शन बेसिकली किस तरीके से किया जाता है, हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटरनल साइड्स पे वहाँ पे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं
और उन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को हम विली कहते हैं। उन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को हम विली कहते हैं। तो जो फूड मॉलिक्यूल वहां से गुजर देते हैं, ये विली उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और विली के बाद जब उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, विली उनको हवाला कर देते हैं ब्लड के, वो ब्लड के हवाले कर देते हैं, और फिर ब्लड उसको कैरी कर लेते हैं हमारे पूरे के पूरे बॉडी में। तो अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का जो किस्सा आ गया वो इस तरीके से है कि मतलब जो ही चीजें इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर हो जाती है, तो जो चीजों या जिन चीजों का डाइजेशन हो चुका है, जिन चीजों का डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, वो एब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। और जिन चीजों का अभी डाइजेशन नहीं हुआ, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन तो बहुत लंबा है, तो वो यहाँ से धीरे धीरे गुजरेगा, और वहां पे मजीद साथ में डाइजेशन भी होता है, और जिन चीजों की डाइजेशन कंप्लीट होती है साथ साथ में वो एब्जॉर्ब भी किए जाते हैं। और इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तकरीबन ज्यादातर फूड के मॉलिक्यूल वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं, जो कि यहाँ पे हमने बता दिया कि कौन कौन से फूड के, जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स वगैरह आते हैं। और उसके अलावा जो लार्ज इंटेस्टाइन इसके बाद फिर आता है, उसमें फिर तकरीबन वाटर ज्यादातर वो एब्जॉर्ब किया जाता है। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो सबसे आखिरी पार्ट आता है उसको हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन इसका नाम इसी वजह से पड़ गया क्योंकि इसका जो वेट होता है वो बहुत बड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले में, लेकिन लंबाई में या ये बहुत ज़्यादा उससे छोटा होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड था वहाँ से बच चुका है एंजाइम्स वगैरह से, और वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता, तो वो इसी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वो आ जाता है। और यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड फूड है बेसिकली वो फिर फीसिस का शेप इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन ये अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ से आ गया? ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां से आता है। तो इसी तरीके से ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ से मुख्तलिफ किस्म के मराहिल से गुजरता है, और उसके बाद फिर वो एंटर हो जाता है हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर, फिर वो एंटर हो जाता है। और जब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वो एंटर हो जाता है तो इसका मतलब यही है कि यहाँ से फिर वो मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है, लार्ज इंटेस्टाइन से गुजरता है, और उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो एब्जॉर्प्शन वगैरह होती है, मुख्तलिफ किस्म की जो चेंजेस वगैरह उसके अंदर आती है, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन तकरीबन 1.5 मीटर ये लंबा होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन को बेसिकली डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। जो सबसे पहला है वो उसको हम सीकम कहते हैं, दूसरे को कॉलन कहते हैं, और तीसरे को रेक्टम कहा जाता है। जो सीकम है वो सबसे पहला पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, जो कि यहाँ पे लोकेट करता है। इस वाले पार्ट को हम कहते हैं सीकम, और ये सबसे पहला पार्ट है, और ये डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से ये मुख्तलिफ चीजों को रिसीव कर लेता है अपने अंदर। और उनमें क्या क्या होता है बेसिकली, उसमें अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसमें वाटर होते हैं, उसमें विटामिन होते हैं, और उसमें कुछ साल्ट्स वगैरह भी होते हैं। तो मतलब यही है कि जो फूड पार्टिकल्स थे जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह थे, वो तकरीबन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो एब्जॉर्ब हो चुके हैं, लेकिन जो वाटर वगैरह है, मिनरल्स है, उसमें विटामिन वगैरह आते हैं, वो अनडाइजेस्टेड फूड सारा इसी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वो आ जाता है। इसके बाद जो खुराक है वो तो एंटर हो गया सीकम में, उसके बाद फिर वो एंटर हो जाता है कॉलन के अंदर, और ये कॉलन सबसे लार्जेस्ट पार्ट है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। और ये लार्ज इंटेस्टाइन का लार्जेस्ट पार्ट है, लेकिन इसको फिर डिवाइड किया गया है 4 हिस्सों में। यहां से ये शुरू होता है, मतलब यहां से शुरू होता है, तो इसका ये इस तरीके से ऊपर जाता है। तो जब ये ऊपर की तरफ चलता है तो इसको हम कहते हैं असेंडिंग कॉलन, जो ऊपर की तरफ चलता है। फिर ये इस तरीके से क्रॉस वाइज चलता है, तो जब ये क्रॉस वाइज चलता है तो इसको फिर हम कहते हैं ट्रांसवर्स कॉलन, और इसके बाद फिर जब वो नीचे की तरफ आता है तो इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग कॉलन, और यहाँ पे जो ये वाला रीजन है इसको हम कहते हैं सिग्मॉइड। तो यहाँ पे ये ऊपर की तरफ अगर जाता है तो इसको हम कहते हैं असेंडिंग, जो इस साइड पे जाता है इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स, जो नीचे की तरफ आता है इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग, और जो इस साइड पे आता है ये वाला इस रीजन को फिर हम कहते हैं सिग्मॉइड रीजन, इसको हम कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये इन 4 पार्ट्स पे मुश्तमिल है, और ये क्यों इस तरीके से ऊपर जाता है फिर इस तरीके से आता है, तो वो इसी वजह से क्योंकि ताकि ये खुराक जो इसमें से गुजरता है वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे और बहुत ज्यादा स्लो तरीके से वो गुजर जाए। तो जब खुराक इसमें स्लो तरीके से गुजरता है तो वहां पे उसको टाइम मिलता है खुराक को, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वो एब्जॉर्प्शन कर सके। तो उस एब्जॉर्प्शन करने के लिए बेसिकली यहाँ पे ये मतलब उसमें से खुराक स्लो गुजरता है ताकि वो आसानी से वहां पे एब्जॉर्ब किया जा सके। अब जो कॉलन वाला पार्ट है वो उसमें क्या होता है, उसकी जो दीवारें होती है, मतलब इसकी जो वॉल्स होती है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को,
और साथ में विटामिन को और मिनरल्स को, मतलब जो ज्यादातर वाटर यहाँ पे रह चुका है वो यहाँ से एब्जॉर्ब किया जाता है इसी कॉलन वाले रीजन में। जो फूड मॉलिक्यूल्स थे वो तकरीबन एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे, लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पे मिनरल्स, वाटर और ये चीजें एब्जॉर्ब की जाती हैं। अच्छा, जो यहाँ पे अनडाइजेस्टेड मटेरियल रह जाते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है, वो बेसिकली वो अनडाइजेस्टेड फूड पर म्यूकस के साथ शामिल हो जाता है और वो फीसिस में कन्वर्ट हो जाता है। और वो फीसिस में कन्वर्ट हो जाता है और उस फीसिस में जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो फिर वो रेक्टम के अंदर जो सबसे आखिरी पार्ट है जो कि यहाँ पे मौजूद होता है, इस वाले पार्ट को हम रेक्टम वाला पार्ट कहते हैं, यहाँ पे वो आ जाते हैं। अब रेक्टम में क्या होता है कि रेक्टम में वही जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो सारा का सारा स्टोर किया जाता है, वहां पे जमा किया जाता है और फिर उसको स्टूल की शेप में वो कन्वर्ट किया जाता है स्टूल में, और फिर वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है और उस प्रोसेस को फिर हम एजिशन कहते हैं कि जिसमें हमारे बॉडी से वो जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ इसको। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन ये 1.5 मीटर लंबा होता है और इसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से वो इधर आ जाते हैं। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सीकम है, दूसरा है कॉलन और तीसरा है रेक्टम। जो सीकम है वो पहला पार्ट होता है और ये खुराक को रिसीव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और उसके बाद फिर ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वाटर है, मिनरल्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, वो इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, वो इसके अंदर आते हैं। इसके बाद जो कॉलन वाला पार्ट है, कॉलन के पार्ट में वही वाटर और वही चीजें एब्जॉर्ब की जाती है और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रेक्टम में भेजा जाता है और रेक्टम के अंदर फिर वो स्टोर होता है और वहां पे वो स्टोर होता है, वहां पे वो फीसिस और स्टूल का शेप इख्तियार कर लेते हैं और इसी तरीके से फिर हमारे जिस्म से वो बाहर चला जाता है। रेक्टम के अंदर वो स्टोर होता है, तो जब भी हमें वॉशरूम की जरूरत पड़ती है, जब हम वॉशरूम में चले जाते हैं तो फिर वो वहां से हमारे बॉडी से वो निकल जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गया हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की किस तरीके से मतलब वो मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है खुराक। हमने बहुत डिटेल से ये सारी चीजें पढ़ ली, लेकिन इसमें कभी कभी इस तरह होता है कि कभी कभी हमारे इस डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई खराबी भी आती है, तो उन खराबियों को फिर हम कहते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ गट, मतलब कि कौन कौन सी बीमारी आ सकती है। तो जो सबसे नॉन बीमारी यहाँ पे मौजूद है उसको हम अल्सर कहते हैं। अब अल्सर क्या होता है? अल्सर बेसिकली कहते हैं एक छोटे सुराख को, कि मतलब जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं पे भी अगर एक छोटा सा सुराख हो जाए तो उसको हम कहते हैं अल्सर। और ये अल्सर बेसिकली स्टमक के अंदर भी हो सकता है और वहां पे भी पॉसिबल है, हमारे ड्यूडेनम के अंदर भी हो सकता है और हमारा जो एसोफेगस है उसके अंदर भी ये पॉसिबल है कि हो जाए। अगर स्टमक के अंदर ये अल्सर हो जाए तो फिर उसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर, और अगर ड्यूडेनम के अंदर हो जाए तो फिर उसको ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं। अगर एसोफेगस के अंदर हो जाए तो फिर उसको हम एसोफेजियल अल्सर कहते हैं। अब ये अल्सर बेसिकली होता क्यों है? ये अल्सर बेसिकली आता है हमारे जो बॉडी के अंदर जो HCl मौजूद है उसकी एक्टिविटी की वजह से। HCl हमारे स्टमक के अंदर मौजूद होता है और उस स्टमक के इंटरनल वॉल्स की प्रोटेक्शन के लिए वहां पे म्यूकस मौजूद होता है, लेकिन चूंकि अगर HCl वहां पे अगर म्यूकस थोड़ा सा भी वहां से खत्म हो जाता है तो वो HCl फिर उस स्टमक का जो इंटरनल वॉल्स है उसके साथ कांटेक्ट में आ जाता है और वहां पे एक छोटा सा सुराख कर देते हैं। म्यूकस की कमी की वजह से बेसिकली ये होता है। और यहाँ पे इसके अलावा जो दूसरा रीजन इसका होता है वो स्मोकिंग की वजह से भी होता है। मतलब जब लोग सिगरेट्स पीते हैं ना, तो सिगरेट का जो धुआं होता है वो हमारे जो स्टमक है वहां पे भी पहुंच जाते हैं। तो जब वहां पे पहुंच जाता है तो उस धुएं की वजह से बेसिकली वो म्यूकस खराब होता है। तो जहां पे म्यूकस खराब हो गया, जहां से म्यूकस खत्म हो गया, वहां पे फिर ये HCl वगैरह एंटर हो सकते हैं और वहां पे उसको खराब कर सकते हैं, वहां पे एक स्मॉल एरोजन वो क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इसके जो सिम्टम्स है बेसिकली वो कौन कौन से हैं? इसके सिम्टम्स इस तरह होते हैं कि हमें जो एब्डोमिनल बर्निंग, हमारा जो पेट होता है वो बर्निंग करता है, इसके साथ साथ पेन होता है और लॉस ऑफ एपेटाइट। हमें हमारा जो एब्डोमेन है, हमारा जो स्टमक है वो बहुत ज्यादा दर्द वगैरह करता है और साथ साथ में इंसान का जो भूख है वो खत्म हो जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट भी यहाँ पे हो जाता है। और इससे हम खुद को प्रिवेंट किस तरीके से कर सकते हैं कि हम अगर स्पाइसी फूड वगैरह से अपने आप को बचाएं, एसिडिक फूड और जो स्पाइसी फूड जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, इससे अगर खुद को हम बचाएं तो फिर ये डिजीज हमारे बॉडी के ऊपर नहीं आएंगे और इससे हम फिर महफूज रहेंगे। तो इस वाले लेक्चर में हमने पूरा का पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो हमने एक्सप्लेन कर दिया। इंशाल्लाह फिर हम अगले लेक्चर में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाहुम्मा अंफअना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफअना वज़िदना इल्मा।